लेकिन धन्य हो बहन कुमारी माती, आपने महिला होकर के एक ऐसी शक्तिशाली नेता हो कि आपने राजा भैया जैसे इतने नहीं टेके बल्कि राजा भैया जैसे गुंडों को घुटनों के बल टेक दिया, जेल भेज करके उसको गड्ढों चलाने का काम कर दिया। तो कर दिया बहन कुमारी माती ताकतवर हमारी नेता है और आप लोग इतने खामोशी से बात करते हो। साथियों, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि इतनी ताकतवर हमारी नेता है। अगर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समानता समाचार न्यूज चैनल और मैं यादराम आपको दिखा रहे हैं देश और दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबरें। काफी लंबी चर्चा है लेकिन मैं संक्षेप में कहना चाहता हूँ। हमारे साथी अंग्रेजों ने 1932 में भारत के नेताओं से कहा, ये भारत के नेताओं, आप लोग चाहते हो कि हम आपका देश छोड़ दें? तो भारत के नेताओं ने एक सुर में कहा कि हम सब लोग चाहते हैं कि आप हमारा देश आजाद कर दें। तो अंग्रेजों ने एक सवाल किया कि ठीक है, हम आपका देश तो छोड़ देंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि हमारे जाने के बाद आप अपना देश कैसे चलाओगे? तो सारे भारत के नेता चुप हो गए और चुप होकर के बाबा साहब की ओर देखने लगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इसलिए जब उनकी तरफ देखा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जवाब दिया कि अंग्रेजों, आपके जाने के बाद हम इस देश को टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल अर्थात डेमोक्रेसी, हिंदी में कहते हैं जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए अर्थात लोकतंत्र के आधार पर देश चलाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, उसके लिए सवाल किया पर अंग्रेजों ने, उसके लिए तो आपको अपने प्रतिनिधि चुनने पड़ेंगे, विधायक और सांसद बनाने पड़ेंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि वोट के आधार पर। किसके आधार पर? वोट के आधार पर। वोट डालने का अधिकार किसको होगा? तो बाबा साहब जवाब दे पाते उससे पहले कांग्रेस के लोग बोल उठे, तमाम लोग दूषित मानसिकता के लोग बोल उठे और उन्होंने कहा कि भारत में वोट डालने का अधिकार उनको होगा जो जमींदार है, जो लगान देते हैं, उन्हीं को वोट डालने का अधिकार। बाबा साहब ने कहा ये नहीं चलेगा, अगर ऐसा हो जाता तो हम और आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होता। फिर होता नहीं होता। इसलिए बाबा साहब ने विरोध किया कि नहीं, ये नहीं होगा। तो फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि फिर वोट डालने का अधिकार उसको होगा जो पढ़ा लिखा है, जो हाई स्कूल पास है, जो 10वीं पास है, उसको वोट डालने का अधिकार होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा यह भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि मेरे लोगों को तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं है, तो फिर ये वोट कैसे डाल पाएंगे? तो बाबा साहब ने इसका भी विरोध किया। फिर दूसरी पार्टी के लोगों ने कहा कि वोट डालने का अधिकार उसको होगा जो जिसका बैंक में खाता होगा, खाते में 10,000 रुपए होंगे, जो इनकम टैक्स दे रहे होंगे, उनको वोट डालने का अधिकार होगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मेरे लोगों को तो धन रखने का ही अधिकार नहीं है और 10,000 रुपए कहाँ से आए? आज भी आप लोगों में तमाम लोग ऐसे होंगे जिनका बैंक में खाता नहीं होगा और खाता खुलवा लिया हो तो आज भी 10,000 रुपए नहीं होंगे खाते में। सम्मानित साथी, आज से 90-91 साल पहले क्या हालत होगी? इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ये भी नहीं चलेगा, ये तो साजिश कर रहे हैं कि गरीबों को वोट नहीं मिले। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ए दूसरी पार्टी के दूषित मानसिकता के लोगों, जिस तरह से आप लोगों ने भारत में गरीबों को शिक्षा धरती से हजारों साल से वंचित रखने का काम किया है, उसी तरह से आप इनको वोट के अधिकार से वंचित करना चाहते हो, जो हरगिज नहीं होगा और मेरे रहते हुए नहीं होगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने इन दूसरी पार्टी के लोगों की एक नहीं चलने दी और अपनी बात को मनवाते हुए अंग्रेजों से इस देश में रहने वाले हर धर्म और जाति के लोग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे काला हो या गोरा हो, जब 18 साल का हो जाएगा उसको वोट डालने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये वोट का अधिकार हमें नहीं दिलाया होता तो कोई भी धन्ना सेठ पूंजीपति किसी गरीब के दरवाजे पर नहीं जाना होता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किलों से दिलवाने का काम किया। 18 अगस्त 1932 को ये कांग्रेस ने नहीं दिलवाया, ये भाजपा ने नहीं दिलवाया, इनके पुरखों ने नहीं दिलवाया, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलवाने का काम। आरक्षण काटो, उन्होंने नारा दे दिया, शिक्षा से लेंगे एसपी और डीएम और वोट से बनाएंगे सीएम और पीएम। उन्होंने नारा दे दिया, तख्त बदल दो, ताज बदल दो और इन बेईमानों का राज बदल दो। उन्होंने नारा दे दिया, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने नारा दे दिया, करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। उन्होंने नारा दे दिया, जो गरीब की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। ये तमाम नारे
मानवर काशीराम साहब ने इस देश में जब लगाए तो लोग जग गए, तमाम लोग मानवर काशीराम साहब के पीछे पीछे चलने लगे। सम्मानित साथियों, करोड़ों लोगों का ये कारवां बढ़ गया। दूसरी पार्टियों के पेट में दर्द हुआ। कांग्रेस, बीजेपी, सपा, तमाम पार्टियों के लोग कहने लगे, अरे ये काशीराम तो साइकिल से चलता है, ये तो गरीब है, ये तो फटियाल लेता है और गरीबों को बहका रहा है कि दिल्ली पर राज करेंगे। सम्मानित साथियों, ये दिल्ली तो क्या, ये कभी लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे। लखनऊ तो क्या, कभी एक एमएलए नहीं जिता पाएंगे, अपना एक एमएलए नहीं बना पाएंगे। सम्मानित साथियों, दूसरी पार्टी के लोग कहने लगे कि इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उड़ती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज से उड़ते हैं। वीपी सिंह जी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से उड़ने वाले लोगों की ओर ये साइकिल से करने की बात करता है। काशीराम न 3 में है न 13 में, किसी मतलब में नहीं है, हटियाल रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों, 6 दिसंबर 1978 को मानवर काशीराम साहब ने कर्मचारी अधिकारियों का एक संगठन बनाया, उसका नाम रखा बामसेफ। 6 दिसंबर 1981 को मानवर काशीराम साहब ने एक संगठन बनाया PS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उसके बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी बनाई। पहले सामाजिक संगठन बनाए और उसके बाद में राजनीतिक संगठन बनाया बहुजन समाज पार्टी। सम्मानित साथियों, 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बनी। उसके बाद चुनाव हुआ तो कोई सीट बीएसपी की नहीं आई, कोई सीट नहीं जीत पाए। उसके बाद 1989 में चुनाव हुए। 1989 में जब चुनाव हो रहे थे देश की लोकसभा के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के, जब गरीब चाहे दलित का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे अगड़े का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, किसी भी समाज का गरीब, हर समाज के गरीब को वजीफा देने का काम बहन जी ने, बच्चों को वजीफा देने का काम बहन जी ने किया है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब के बच्चे को वजीफा मिलता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो वो वजीफा दुगना होता है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो हर गरीब को पेंशन मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो मजदूरों की मजदूरी दुगनी होती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में नाली खरंजा बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में भी सीसी रोड बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में भी स्कूल खुलते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में भी बिजली लगती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब के बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब बस्तियों में भी सम्मानित साथियों अस्पताल बनते हैं। जब बहन जी की सरकार बनती है तो गरीब परिवार में पैदा होने वाली बेटी जिसको माँ बाप बोझ समझते थे, जब वो 18 साल की होगी तो महामाया आशीर्वाद योजना के अंतर्गत उसको 1 लाख रुपए बहन कुमारी मायावती जी देने का काम करेंगी। ये योजना जब बहन जी की सरकार बनती है तो इंटर करने वाली बेटी के पास पैसा नहीं होता था, माँ बाप के पास पैसा नहीं होता था, बेटी पढ़ना चाहती थी तो माता सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना बहन जी ने चलाई और सम्मानित साथियों इंटर करने वाली बेटी को 25,000 रुपए और एक साइकिल देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जब बहन जी की सरकार बनती है तो डॉक्टर अंबेडकर निःशुल्क बोरिंग योजना चला करके गांव-गांव में फ्री बोरिंग देने का काम पहली बार बहन कुमारी मायावती जी ने किया। जो छोटे छोटे किसान थे 2 बीघा 10 बीघा 20 बीघा जिन पर जमीन थी उनको फ्री में बोरिंग देने का काम बहन जी ने किया। हमारे साथ इतना ही नहीं, जब बहन जी की सरकार बनती है तो 14 लाख पक्के मकान महामाया आवास योजना के अंतर्गत गांव में रहने वाले गरीबों को देने का काम किया। 1 नहीं 1 लाख नहीं पूरे 14 लाख पक्के मकान बनवा करके बहन जी ने गरीबों में बांटने का काम किया। और इतना ही नहीं, जो शहर में रहने वाले गरीब लोग थे उनके लिए काशीराम आवास योजना के अंतर्गत 3,02,000 काशीराम आवास बनवा करके 10 रुपए के स्टाम्प पर देने का काम किया। हमारे साथियों, जब आप लोग देखते थे कि शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां किसकी हैं तो मालूम पड़ता था कि अमीरों की कोठियां हैं। किसकी कोठियां हैं? अमीरों की कोठियां हैं। तो सम्मानित साथियों, जब आप जाके देखेंगे तो तमाम बहुमंजिला इमारतें नजर आएंगी। अगर आप पूछेंगे कि इमारत कौन सी है तो ये बिल्डिंग किसकी है तो मालूम पड़ेगा ये काशीराम कॉलोनी है, काशीराम आवास बने हैं और ये गरीबों डिबेट आ रही थी। वो कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी, यूपी में चल रही थी, लेकिन राजा भैया के सामने घुटने टेकने का काम कांग्रेस ने कर दिया। इसी उत्तर प्रदेश में पिछली बार केंद्र में सरकार भाजपा की थी, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, लेकिन भाजपा के लोगों ने राजा भैया के आगे घुटने टेक दिए, उसको मंत्री बनाने का काम किया। 4 बार से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनी, उन्होंने राजा भैया के आगे घुटने टेक दिए, उसको मंत्री बनाने का काम किया। लेकिन धन्य हो बहन कुमारी मायावती, आपने महिला होकर के एक ऐसी शक्तिशाली नेता हो कि आपने राजा भैया के आगे घुटने नहीं टेके, बल्कि राजा भैया जैसे गुंडों को घुटनों के बल टेक दिया, जेल भेज करके उसको भेड़ों जलाने का काम कर दिया। तो कर दिया बहन कुमारी मायावती।
ताकत पर हमारी नेता है और आप लोग इतने खामोशी से बात करते हो। साथियों, हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि इतनी ताकतवर हमारी नेता है। अगर थोड़ी सी हमने ताकत दे दी, देश की प्रधानमंत्री बन गई, तो देश के गुंडे चूहों के बिल में घुस जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। बहुजन समाज के लोग पूरे देश में राज करेंगे। केवल आप लोग आप सब लोगों को सारी बातें बताएंगे। ये चीजें लोगों को बताने का काम करना। मैं आपके जिले का रहने वाला हूँ, वहीं के रहने वाला, फिर कभी आपके बीच में आऊंगा। और जो सहयोग की बात कही है, हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी है यहाँ पर, जो जिसका मन बने वो अभी आकर के अपना सहयोग कर दें। और जो सेक्टर के हमारे पदाधिकारी। जी सर, क्या ये मुहिम चल रही है आपकी गांव-गांव, इसके द्वारा क्या जनता को आप संदेश देना चाहते हैं? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही जी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी का गांव चलो अभियान चल रहा है। इसके तहत 10 पोलिंग बूथों को मिलाकर के जो सेक्टर बनाया गया है, प्रत्येक सेक्टर में बहुजन समाज पार्टी के मुख्य जोन इंचार्ज अपने समस्त पदाधिकारियों के साथ चल करके उनकी बैठक कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के बारे में कैडर देने का काम कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टी के लोगों ने जो झूठे वायदे करके अपनी सरकार बनाई है, उनकी भी पोल खोलने का काम बहुजन समाज पार्टी कर रही है। जाने के बाद बहुजन समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी जब गांव-गांव जा रहे हैं तो गांव में सर्व समाज के लोग, चाहे दलित समाज के हैं, चाहे पिछड़े समाज के हैं, चाहे अगड़े समाज के हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज के हैं, सर्व समाज के लोग चूंकि वर्तमान सरकार जो भाजपा की चल रही है उससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी की ओर देख रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी के लोगों का हौसला अफजाई कर रहे हैं। अब सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी की ओर निगाहें लगाए हुए हैं। अब सब लोग उनकी पोल को समझ चुके हैं, जिनकी सरकारें चल रही हैं, अब सीधे सीधे बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, अगर सरकार सत्ता में बहुजन समाजवादी पार्टी की बनती है तो इस गायों की समस्या से किसान लोग बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं, इसका किस तरह से आप समाधान करेंगे? बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, किसी भी तबके के लोग हों, हर व्यक्ति के फेवर में न्याय करते हुए काम किया जाता है। बहन जी की सरकार 4 बार रही है, तब ऐसा कोई उत्पीड़न नहीं हुआ। ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा निर्णय लेगी। सर, आज जो खंड स्नातक बरेली मुरादाबाद जो चुनाव है उसमें वोट पड़ रहे हैं, इसमें क्या लग रहा है कि आपका कैसा प्रभाव रहेगा चुनाव? बहुजन समाज पार्टी इस जो स्नातक चुनाव होने जा रहा है जी सर, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रही है। बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया है और इसलिए बहुजन समाज पार्टी संबंध में कुछ नहीं करेगी। सर, जो आगामी नगर पंचायत चुनाव है उनके लिए क्या तैयारी है? उसके लिए नगर निकाय चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी पहले भी तैयार थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समाज के लोगों का आरक्षण काट दिया था और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि पिछड़ों का हक उनको दिया जाए और पिछड़ों का हक उनका जब काट दिया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में गई। हाई कोर्ट में जब गई इस पर रोक लग गई। बहुजन समाज पार्टी पहले भी तैयार थी और आने वाले समय में भी बहुजन समाज पार्टी की पूरी तैयारी है और बहुजन समाज पार्टी के अधिक से अधिक मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका के चेयरमैन, वार्ड और सभासद बहुजन समाज पार्टी के अधिक से अधिक। धन्यवाद।